सवाल ये है, आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज क्या है जो आप डेली रूटीन में करते हैं? योगा। और अगर आपको एक दिन के लिए कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे? एक वुमेन होने के साथ और एक डॉक्टर होने के साथ। मैं सुपर पावर मिल जाए तो मैं चाहूँगी कि कोई भी पेशेंट बेड रिडन ना हो, नॉर्मल अपनी उसकी एडियल अफेक्टेड ना हो। और एक वुमेन होने के साथ आपको एक अगर सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं हर एक वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहूँगी ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कभी सफ़र ना करें। और एक हेल्थी टिप जो आप महिलाओं को देना चाहें? अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज। सुबह का पहला काम क्या होना चाहिए? मोबाइल चेक करना या फिर स्ट्रेचिंग करना? स्ट्रेचिंग करना और हमें वार्म वाटर लेना सुबह का पहला काम होना चाहिए। मरीज से सुना सबसे अजीब आपको क्या लगा है वर्ड, या कोई ऐसी किसी पेशेंट ने आपको कहा हो कि मुझे ये बीमारी हो गई, ऐसा कुछ अनोखा किस्सा आप अगर शेयर करना चाहें? हमारे पास मरीज आते हैं और मैं भी मानती हूँ कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम जितना प्रोटोकॉल बताते हैं उतना उनके लिए संभव नहीं होता है यूज़ करना। हमारे लिए ये संभव नहीं होता है तो हम उनको क्या बोले, लेकिन वो आते हैं और नहीं करते हुए या करते हुए भी 50% बोलते हैं मैम एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ मैं, आपने जो बताया है वो पॉस्चर भी फॉलो कर रहा हूँ लेकिन रिलीफ नहीं हो रहा है। ये थोड़ा एक अनोखा सा लगता है, कॉमन भी और अनोखा भी है। आपके लिए वुमेन स्ट्रेंथ इसका असली मतलब क्या है? मुझे लगता है कि हर एक वुमेन, हर एक गर्ल, हर एक यंगस्टर को अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी फैमिली की भी बैकबोन बन सको, अपनी इन-लॉज की भी, और सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए खुद फाइट कर सको। और अगर आपको करियर स्विच करने का मौका मिले तो आप किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? लॉयर। क्लिनिक में आने वाला सबसे कॉमन बहाना क्या है? टाइम नहीं मिलता है या दर्द सह लेंगे? टाइम नहीं मिलता है। 3 शब्दों में आप फिजियोथेरेपी को कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रगलेस ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी बेसिकली ड्रगलेस ट्रीटमेंट है और इसमें हम ये एक तरह से सेवा भाव प्रथा है, जनरल सर्विस है। जनरल सर्विस है। तो हर्षिका जी, हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनली इस चीज़ में कितना अपना योगदान दिया है, कितनी चीज़ें आपने फेस करी हैं, कितना आपको फैमिली से सपोर्ट मिला या कितना आपको सुनने को मिला, क्योंकि एक लड़की जब कामयाबी की ओर जाती है तो उसे लोग रोकने वाले भी बहुत होते हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिला, कितने आपको पॉजिटिव नोट्स मिले, कितने आपको नेगेटिव नोट्स मिले, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं इस फील्ड में 2018 से वर्किंग हूँ और मैं जब से जॉब में आई हूँ काफ़ी सारी फैमिली सपोर्ट तो मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मिला है, नो डाउट, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं, बहुत जगह मुझे ये भी सुनना पड़ा है कि आप अपना जॉब छोड़ दो, और सम टाइम मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा भी आया है कि आप जॉब चूज़ करेंगे या फैमिली, ठीक है, पर मैंने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता दी और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें टाइम के साथ बदल जाती हैं और हर लड़की को अपने करियर में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो बाकी चीज़ों को फेस करने से बच जाए। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पलक शर्मा। कहते हैं डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप कहा जाता है क्योंकि वो ना सिर्फ हमें जीवन देते हैं बल्कि उसे जीने का हौसला और हिम्मत भी देते हैं। और डॉक्टरों की इसी शाखा में एक ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ हमारे दर्द को कम करते हैं बल्कि हमें दोबारा टूटे हुए कदमों से दोबारा उठकर खड़े होना सिखाते हैं। वे हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिसे हम अक्सर एक्सरसाइज समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इसके बारे में हम गहन जांच करें और जानें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और आज ऐसी हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जो कि अपने काम से ज़्यादा अपने पहचान के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर हर्षिका। नमस्कार डॉक्टर हर्षिका, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम सरल शब्दों में बताना चाहें कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है, क्योंकि नॉर्मल लोग इसे एक्सरसाइज समझकर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लोग इस पर इतना महत्व नहीं देते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी सही मायनों में आखिर है क्या और ये एक्सरसाइज से कितनी अलग है? देखिए, वैसे तो फिजियोथेरेपी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। बेसिकली हमारे जो भौतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता मिली जब विश्व का प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें जब सैनिक घायल हुए तो उसमें सैनिकों को घायल होने के बाद जब उनको दोबारा चलने के लिए या उनको पुनर्वास के लिए जो औपचारिकता उपलब्ध कराई गई, उसको कहीं ना कहीं भौतिक चिकित्सा के तौर पे फिजियोथेरेपी को उपलब्धता मिली। ठीक, और ज़्यादातर लोग इसको एक्सरसाइज समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। खाली ये इसका उपयोग हम एक्सरसाइज के तौर पे नहीं करते हैं। एक्सरसाइज जनरल एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीक़ों से उपयोग होता है। ये सिर्फ ये पेन को कम करने के लिए और
मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो, कार्डियो रिहेबिलिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी, बहुत सारी विधाओं को से मरीजों को हम इससे अलग अलग तरीके से ठीक करते हैं। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कितना अपने जीवन में इसे अपनाती हैं, या एक्सरसाइज, योगा, जिम वगैरह आप कितना इसमें इन्वॉल्व हैं? पर्सनली मैं अपने रूटीन में हाफ एन आवर पर डे मॉर्निंग में एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक को देती हूँ, और मेरा मानना है कि हर एक शख्सियत को अपने दिन का आधा घंटा एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी के लिए, लाइक योग, जितना ही आप योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप निरोग रहेंगे। और लोगों में आजकल काफ़ी मिथ है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज को लेके, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये दोनों चीज़ें कितनी अलग हैं? एक्चुअली अभी हमारे रूरल एरिया में कह सकते हैं बहुत तरह तरह की लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है। जैसे लोगों को लगता है कि ये तो बस एक्सरसाइज या मसाज वाले हैं, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भारत में या हमारे रूरल एरिया में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। हालांकि बीते हुए सालों के कंपेयर में अब धीरे धीरे करके अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। डॉक्टर्स भी हमारे फिजियोथेरेपी को प्रेफरेंस देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम दर्द से, इन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, अगर थोड़ा अवेयरनेस फैलाई जाए, लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ करें, तो उससे उनको दर्द में, मांसपेशियों में, जकड़न में, बाकी चीज़ों में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जी, फिजियोथेरेपी में नसों और जोड़ों के तालमेल को समझने में फिजियोथेरेपी किस हद तक कारगर साबित होती है? फिजियोथेरेपी नसों और जोड़ों को और मांसपेशियों को रिस्टोर करती है। लाइक जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगी, समटाइम पैरालिसिस, लकवा, ये लकवा बहुत आम प्रॉब्लम है आजकल। हर दूसरे तीसरे घर में एक मरीज आपको मिल ही जाता है। लकवा के पेशेंट में जो है मांसपेशियां और ब्रेन के बीच का जो तालमेल टूटता है, वो एक्सरसाइज थेरेपी करा के उसको रिस्टोर किया जाता है। लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स प्लेयर जो उसमें जॉइंट स्टेबिलिटी का काम करता है, ट्रीटमेंट वो एक तरीके से रिस्टोर करता है। जी, और अगर हम ये जानना चाहें कि आजकल ये जो पैरालिसिस की बीमारी है हर घर में फैल रही है, तो इसका मेन कारण क्या है? क्या हम लोगों को एक्सरसाइज की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या क्या कुछ इसके प्रभाव हैं? जी, जो आजकल लकवा, पैरालिसिस हमारे घरों में फैल रहा है, उसका मेन कारण हमारा खुद का लाइफ स्टाइल है। बेसिकली तो हमारा खुद का लाइफ स्टाइल है, फिर हमारा खान पीन है। पहले जैसा शुद्धता हवा पानी में भी नहीं है, लेकिन जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आजकल देख रहे हैं 8-8 घंटे लोगों का जॉब और वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि चेयर में बैठे बैठे ही जा रहा है, या हमारे बच्चे स्टार्टिंग से ही जंक फूड, मोबाइल, इनमें इतना ज़्यादा अडिक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों की ओर से, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत अर्ली स्टेज में हो रही है। इस वजह से जैसे बीपी बढ़ गया, बीपी आजकल बहुत कॉमन है, और बीपी के हाई बीपी होने की वजह से 80% केसेस में पैरालिसिस हो ही जाता है उस तरह से। और उसमें फिजियोथेरेपी बहुत हद तक उपचार 100% कारगर है। फिजियोथेरेपी कितनी प्रभावी होती है? अगर कुछ बीमारी है, जैसे किसी को पैरालिसिस है या फिर किसी को जोड़ों में दिक्कत है, किसी को दर्द की प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी कितनी हद तक साबित होती है? डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस फेज में आ रहा है। जैसे कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, PIVD डिस्क है, अगर वो माइल्ड केस में आ रहा है तो फ्रोजन शोल्डर और कमर दर्द, इन चीज़ों में तो फिजियोथेरेपी अगर शुरुआत में हो रही है तो 100 में 80-90% कारगर है, बशर्ते पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे, वो हमारे बताए हुए उपचारों को यूज़ करे और साथ में प्रिवेंशंस ले। ठीक, और लकवा में आफ्टर ऑल पोस्ट सर्जरी जोड़ों में, या हम दवाओं के साथ साथ एक्सरसाइज भी लकवा के पेशेंट के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब पेशेंट एकदम बेड में है ना, तो उसकी एट्रोफी डेवलप होगी, मांसपेशियां पतली होंगी, मांसपेशियों मूवमेंट काम ही नहीं करेगा, तो वो हम 1 by 1 करके फिजियोथेरेपी में उनके स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और वेट बेरिंग एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग देके उनको खड़े होने के लायक, और उनको एटलीस्ट एडियल एक्टिविटीज़ वो अपनी खुद से कर पाए, ये हम उनको करवाते हैं। इस तरीके से फिजियोथेरेपी कारगर है। और आपको क्या कुछ गलत फहमियाँ फिजियोथेरेपी को लेके सुनने को मिली है, क्योंकि उस हद तक ये नहीं ज़्यादा लोगों में फिजियोथेरेपी को लेके अवेयरनेस है, तो क्या कुछ आपने गलत फहमियाँ सुनी है इसके? बहुत हद तक फिजियोथेरेपी को लोग समझते अरे आम भाषा पे बस एक्सरसाइज वाले हैं, मसाज वाले हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे ये तो हम घर ही में कर लेंगे, हाथ पैर ही तो चलाना है, आप हमको बता दीजिए ये प्रोटोकॉल हम घर में कर लेंगे।
नहीं, ऐसा नहीं है। आप कई बार सुनते होंगे कि जिम में लोग गए और उन्होंने वेट बेयरिंग में ऐसा डंबल उठा लिया और अगले दिन मसल पुल हो गया या मसल स्ट्रेचिंग हो गया, जिसके बाद हमारे पास आने के बाद फिर अगर उन्हें सही तरीके से सही एक्सरसाइज सही टाइम पे नहीं की गई, वो तो साइंटिफिक नहीं हुआ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही ज़्यादा है। और महिलाओं की अगर बात करें तो जैसा कि आजकल सभी महिलाएं अपने घर के कामों में और डेली रूटीन में बिजी होती हैं, तो उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी फिजियोथेरेपी के बारे में? देखिए, महिलाएं एक तरीके से हमारी फैमिली का बैकबोन होती है, ठीक है। हम सभी महिलाएं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ हो, कहने के लिए हाउस वाइफ एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन वो घर की टोटली जिम्मेदारियां निभाती हैं। वो एक तरह से हमारे फैमिली का बैकबोन होती हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे यूपी में खासतौर से, इंडिया में महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती है लेकिन अपना नहीं रखती है। तो वो बैकबोन होने के हिसाब से उनको पूरे दिन के रूटीन में आधे घंटे अपने योग के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। नहीं निकालती है, इसी वजह से आप देखती होंगे इंडिया के, यूपी के वुमेन्स में बैक पेन जैसी समस्याएं बहुत कॉमन है। उससे 80% महिलाएं हमारे यहाँ बैक पेन से जूझ रही हैं। टाइम के साथ साथ वो फ्रोजन शोल्डर, पीए शोल्डर, इन सब चीज़ों, वो उचित खान पीन और उचित एक्सरसाइज, अपना लाइफ स्टाइल सुधारें और इसके लिए वो थोड़ा बहुत टाइमली अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। और विटामिन डी है, एक्सरसाइज है, थोड़ा धूप लेना है, ये सारी चीज़ें उनको एटलीस्ट मेरा मानना है कि महिला हो या पुरुष, हर किसी को हाफ एन आवर अपने लिए देना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि घर के बैकबोन के लिए फिजियोथेरेपी एक साइलेंट बैकबोन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूँगी हर्षिका जी कि आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने बिजी स्केड्यूल में कैसे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? क्योंकि एक डॉक्टर के लिए तो ये होता है कि किसी भी वक्त आपको इमरजेंसी केस आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, तो प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ आप कैसे बैलेंस करती हैं? जी, थोड़ा तो टफ होता है सबके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैनेज करना, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी है। इवन कह सकते हैं मेरे लिए मेरा मरीज मेरे फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके चलते मैं अपने मरीज को, जब आपका पेशेंट व्हील चेयर में चल के आता है और आपके ट्रीटमेंट के थ्रू वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चाहता है ना, उससे जो आपको खुशी मिलती है वो बैलेंस करने को अपने आप आपको इनक्रेज कर देती है। और कभी आपके साथ कोई ऐसा केस आया जिसको आपने थोड़ा पर्सनली लिया हो या जिसको देख के आप काफ़ी इमोशनल हो गई हो, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँ कि मेरे पास एक, हमारे केस में हमारे यहाँ एक्सीडेंटल बच्चे आते रहते हैं। मेरे अब तक के वर्क प्रोफाइल में 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें एक बच्चा नहीं कहेंगे, यंग था, वो 23-24 ईयर्स ओल्ड था। एक्सीडेंट हुआ था और वो जो है एक्सीडेंट के बाद कुछ स्पाइनल इंजरी थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालिसिस हो चुकी थी और वो अपनी पूरी होप खो चुके थे कि मैं अब कभी ठीक हो पाऊँगा, चल पाऊँगा और मैं अपने वर्क प्रोफाइल पे मैनेज वापस जा पाऊँगा। लेकिन हमारे लिम्ब सेंटर में उनके साथ बहुत मेहनत की गई और वो हमारे यहाँ खुशी एकदम चल के व्हील चेयर से भी ज़्यादा वो स्टिक के सहारे वापस गए। और दूसरा एक मेरे साथ यहाँ लेमार्ट की टीचर थी, वो बहुत ज़्यादा नी स्टिफनेस उनकी बहुत ज़्यादा थी। वो अपनी एडीएल एक्टिविटीज़ के लिए परेशान थी, जिनको मैंने पर्सनली अटेंशन दे के देखा। वो जो मतलब आप यूँ समझिए कि वो बच्चों को पढ़ाती थी, उसमें भी उनको दिक्कत हो रही थी और आज की डेट में वो अपने सारे काम खुद से कर पा रही हैं और सब कुछ कर पा रही हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि फिजियोथेरेपी के बारे में हम अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी में आपको ऐसे कौन से केसेस हैं जो आपको थोड़े से टफ लगते हैं, आपके लिए लगता है कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए? स्पोर्ट्स गेम में उसमें क्या होता है ना, प्लेयर्स होते हैं और प्लेयर को चोट लगते ही हमें तुरंत ठीक करके उनको वापस फील्ड में भेजने का न्यू चैलेंज होता है, वो थोड़ा टफ होता है। मैंने खेलो इंडिया टीम में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फुटबॉल फीमेल फुटबॉल टीम मैच में 15 डेज वर्क किया है। वो मुझे सबसे टफ फेज रहा है क्योंकि प्लेयर्स को चोट लगती है और ऑन ग्राउंड उनको वापस हमें ठीक करके भेजना होता है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मेनोपॉज के बाद क्या आप सजेस्ट करेंगी कि जैसे कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को मेनोपॉज के बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं, नी पेन है या शोल्डर पेन है, स्पाइनल है, अक्सर अन्य बीमारियां लगी रहती हैं जोड़ों से रिलेटेड, तो उसके लिए आप उन महिलाओं को क्या सजेस्ट करेंगी जो मेनोपॉज से गुजर चुकी हैं? जी, जैसे एक्चुअली मेनोपॉज के बाद क्या होता है ना, हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की
कमी होती है, ठीक है। उसमें उसके बाद हमारे बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कुछ एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं और कुछ ऑस्टियोपोरोसिक चेंजेस होते हैं, जिससे बॉडी की बोन वीक होने लगती है। उससे क्या होता है, महिलाओं में जोड़ों की समस्याएं, कमर दर्द की समस्या, इनसे वो जूझती हैं। उसके लिए उनको दिनचर्या में योग शामिल करना चाहिए और कुछ लो बैक पेन की एक्सरसाइजेज, जिससे वो स्ट्रेंथनिंग कर सकें, अपनी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकें और अपने पोस्चर का ध्यान रख सकें। जैसे हमारे इंडियन में महिलाएं हाफ एन आवर, 1 एन आवर कंटिन्यू किचन में खड़े होकर काम कर रही हैं, वो एज के साथ उनको उसमें चेंजेस लाने चाहिए। आप अगर 15 से 20 मिनट खड़े होकर कोई काम कर रहे हो, उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल एक इंसान मैनेज कर रहा है तो उसकी हेल्थ का हम लोग सब मिलकर ध्यान दें। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक डॉक्टर बनने के लिए या एक उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस करे थे? मैं एक बहुत छोटी सी शहर से बिलोंग करती हूँ, करवी चित्रकूट, और वहाँ मैं बहुत हायर मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं बिलोंग करती हूँ। मेरा जो फैमिली स्टेटस है वो बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, उसकी वजह से और ज़्यादा टफ था। हाँ, लेकिन मेरे पापा और मेरे फादर एंड मेरी ग्रैंडमदर दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी ग्रैंडमदर भी वर्किंग रही हैं, मेरे फादर का अपना एक बिजनेस है, लेकिन और मैं उनके लिए घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और उनके साथ साथ उनकी कह लीजिए पसंद खरा उतरने के लिए मैंने उसमें बहुत स्ट्रगल किया और आज वो मुकाम तक पहुँचने में उनका सबसे बड़ा रोल है। जी, अब ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने डिलीवरी टाइम पे है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है या क्या उन्हें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूरी होती है। अब तो थोड़ा अवेयरनेस हो गई है लोगों में, तो जो हमारी डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट है वो खुद भी पेशेंट्स को या मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइटिंग सब कुछ कंसल्ट करते हैं। बट अभी रूरल एरिया में इन चीज़ों की कमी है। वहाँ पे आफ्टर ऑल इतना अभी अवेयरनेस नहीं फैली है कि डाइटिंग या वहाँ लोगों को मनी का भी इशू है और थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी है, जिसके चलते लोगों में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों ही कंडीशन में फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। जैसे कि आपको उलझन हो रही है या ट्रेमेस्टर वाइज एक्सरसाइजेस बदलती जाती हैं, ठीक है, और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं और यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन है, ठीक है। उसके लिए हमें पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को जरूर बतानी चाहिए, जिससे करते वो इन समस्याओं से सफ़र ना करें। जी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपकी फैमिली में भी लेडीज़ होंगे या ऐसे ओल्ड एज पीपल होंगे जो इन सब समस्याओं से जूझते हैं, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करती हैं या उन्हें आप कैसे देखती हैं? आपकी फैमिली में मेरे लिए मेरे पर्सनल पेशेंट और प्रोफेशनल पेशेंट या नॉर्मल पेशेंट सब बराबर ही होते हैं। हाँ, थोड़ा हमारे इंडियन वुमेन्स में इस चीज़ का कमी है कि वो उनके साथ आपको थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, क्योंकि वो आपके साथ उतना खुल के अपना इलाज ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करेंगे जिससे आप अपना उनका इलाज बता पाए। जैसे आपके पास मरीज आता है ना, खासतौर से फीमेल, वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस अभी इतना अनकॉमन समझते हैं कि वो डॉक्टर्स को बताने में ही हेजिटेट होते हैं। जब वो आपको बताते हैं तो हम उनको पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, पोस्चर करेक्शन है, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग है, ये सारी एक्सरसाइजेज प्रोटोकॉल, और उनको हम डू एंड डोल्स जितना कि ये आप करिए और ये नहीं करिए, इतने ड्यूरिंग में इतने चीज़ें खाइए, इतना नहीं करिए, ये सब बता के रखते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी वेट मैनेजमेंट करने के लिए भी उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते, उनका वेट बहुत गेन कर जाता है, उसके लिए भी हम उनको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल और टाइम पे एक्सरसाइज चेंज भी रहती हैं। एक ही एक्सरसाइज कंटिन्यू करने से वो तो जनरल एक्सरसाइज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें समय समय पे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उनके इलाज के थ्रू ही प्रोटोकॉल फुलफिल करना चाहिए। और फिजियोथेरेपी में, आधुनिक फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है या फिर रोबोटिक रिहैब है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, देखिए, पहले तो हमारे पास इतनी आधुनिक फिजियोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास काफ़ी कुछ अवेलेबल हो गया। जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी
इलेक्ट्रोथेरेपी आपने पूछा, इलेक्ट्रोथेरेपी में मैं बताना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड टेंस हम इसमें मशीनों के थ्रू जिस दर्द को कम करने का काम करते हैं, जोड़ों में जो जकड़न होती है उसको कम करने का काम करते हैं। कई बार जोड़ों में रेंज नहीं होता, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आते हैं, उनका नी रिप्लेस हुआ होता है या नी में कोई इंजरी हुई होती है, सर्जरी हुई होती है, उसके बाद उनका रेंज फुल नहीं होता है। वो रेंज मतलब वो हाथ अपना पूरा पैर मोड़ नहीं पाते, उसके तरीके जैसे अल्ट्रासाउंड है, टेंस है, CPM है और मसल स्टिमुलेटर है स्ट्रोक के पेशेंट में। ऐसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू मरीज को दर्द और जोड़ों में जकड़न, स्वेलिंग, इन चीज़ों पे राहत प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद रोबोटिक में हम चलने फिरने में पेशेंट को रोबोट थेरेपी के द्वारा हेल्प करते हैं। हाइड्रोथेरेपी में हम हाइड्रोथेरेपी और कोल्ड थेरेपी, ये हाइड्रोथेरेपी में हम पानी के थ्रू मरीज को ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे सेफ जोन होता है। आइस थेरेपी, कोल्ड थेरेपी के थ्रू भी हम पेशेंट को दर्द कम करने का काम करते हैं। और इसके बाद बचता है न्यूरो के पेशेंट जैसे स्ट्रोक है और पार्किंसंस है, इसमें भी हम मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करके और अदर कई ऐसे इक्विपमेंट हैं, पोस्चर गेट एनालिसिस करके, वर्चुअल रियलिटी हमारे पास आ गया है काफ़ी हद तक, उसका यूज़ करके पेशेंट को इम्बैलेंस गेट बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। आगे के समय में, आगे के सालों में आप फिजियोथेरेपी को कहाँ तक देखना चाहती हैं? क्योंकि जैसे कि अभी काफ़ी एरियाज़ हैं, काफ़ी भी या भारत के अलावा अन्य देशों के बराबर में कितनी डेवलप हो चुकी है भारत में फिजियोथेरेपी? देखिए, भारत में पहले के कंपेयर में तो बहुत अवेयरनेस हुआ है, अभी भी रूरल एरियाज़ में कमी है, लेकिन आज भी भारत में जब हमारे चिकित्सक रिफ़र करते हैं तब मरीज 50% तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी लोग ले रहे हैं, लेकिन 50% जब मरीज चिकित्सक हमारे रेफर करते हैं तब पेशेंट हमारे पास आता है। और अदर सिटीज़ में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना गया है, वहाँ पे लोग ड्रग के कंपेयर में एक्सरसाइज करना, मॉडलिटीज़ यूज़ करना, मैनुअल थेरेपी से ठीक होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके अदर कंट्रीज़ के चलते भारत में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि टाइम रहते हैं इन चीज़ों में हम फोकस कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स फोकस कर रहे हैं, हमारी काउंसिल फोकस कर रही है कि आने वाले टाइम पे अवेयरनेस की कमी नहीं रहेगी और हम लोग भी एक ड्रगलेस ट्रीटमेंट के जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है वो लोगों तक पहुँचा पाएंगे। और अगर हम ये जानना चाहें कि क्विक रिलीफ के लिए अगर हमें कोई थेरेपी या कोई एक्सरसाइज हो किसी पेन के लिए या किसी सडन इंजरी हुई हो हमारे जॉइंट्स में, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई ऐसी एक्सरसाइज? जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनमें हम क्विक इंजरी जैसे स्प्रेन हो जाता है तो हम उनको तुरंत उसमें हम उनको तुरंत टेपिंग करते हैं, आइसिंग करते हैं, टेपिंग करते हैं और उनको वापस ग्राउंड में प्लेयर्स के तौर पे दोबारा भेजते हैं। हाँ, लास्ट स्टेज का कुछ ऐसा हुआ है तो देन तो फिर वो मेडिको के पास रेफर होते हैं। उस केस को छोड़ के अगर वो ऐसा है और बाकी अगर किसी को जैसे चोट लग गई है सडनली और हम फर्स्ट केयर ट्रीटमेंट में, तो हम उसको कोल्ड थेरेपी सजेस्ट करते हैं। अगर चोट लगते ही मरीज को लगता है तो उसको 72 आवर्स तक आइस पैक लगाकर उसमें दर्द में राहत, या कभी समटाइम कुछ ऐसा केस जैसे एक्सीडेंट हुआ है या किसी बोनी इंजरी हुई है और तुरंत उसको उपचार नहीं उपलब्ध है तो हम उसमें आइसिंग की हेल्प से उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और आफ्टर 72 आवर्स हम सुपरफिशियली सबसे सेफ जोन पे जाते हैं तो हाइड्रोथेरेपी। अब मैं जानना चाहूँगी कि जब महिलाएं आपके पास अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके आती हैं तो आप उनसे कितनी हद तक इमोशनली कनेक्ट हो पाती हैं? क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं और एट द एंड सबको घर जाके काम करना ही पड़ता है, स्पेशली विमेंस को, तो आप उनसे किस हद तक इमोशनली कनेक्ट कर पाती हैं? हमारे पास जब महिलाएं आती हैं तो वैसे भी मैंने बोला जैसा कि मेरे लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही पेशेंट मेरे लिए बराबर है। पेशेंट ही होता है, मेरे साथ ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है कि ये VIP पेशेंट है कि नॉर्मल, और मैं जहाँ पे वर्किंग हूँ वहाँ पे हर तरीके की जेंट्री आती है और हमें हर तरीके की जेंट्री को फेस करना होता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की सारी जेंट्री आती है, इसलिए सारे मरीज हमारे लिए बराबर होते हैं। महिलाओं से इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ी बनानी पड़ती है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे महिलाएं अपने जो पर्सनली स्त्री टाइप रोग हैं वो डिस्कस करने में आज भी हेजिटेट होती हैं
और अभी भी हमारे यहाँ जो रूरल एरिया है वहाँ 50% फैमिली से भी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, इसलिए उनसे हम इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करके उनकी प्रॉब्लम जान के उनको उस चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं कि आप ये करिए, आप ऐसी एक्सरसाइज करिए। देन उनका आउटपुट होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, तो उसमें भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप बेड में आओगे, रिटर्न होगे, तब भी आपके घर का काम चलेगा। उसके लिए आप आधे घंटे 15 मिनट 45 मिनट अपने लिए दीजिए, एक्सरसाइज करिए। और कुछ भी ऐसा है तो आप यहाँ पे आइए, हमारे 15 डेज 10 डेज के जो भी प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के हैं वो फॉलो करिए और उसके बाद आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करिए। और जो युवा आजकल के जो यंग जनरेशन है वो अगर फिजियोथेरेपी में आना चाहे इस फील्ड में या खुद फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहे तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी सिर्फ जॉब ओरिएंटेड कोर्स ही नहीं, आप अगर पर्सनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, पेशेंट के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, पेशेंट आप अगर करियर ओरिएंटेड तो है ही, नो डाउट। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो करियर ओरिएंटेड जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और सबसे बड़ी बात है, आप सेल्फ इमोशन कॉन्फिडेंस के साथ इसको ज्वाइन करिए और पेशेंट के साथ पर्सनली अटैच होकर लोगों को आप एक नई जिंदगी दे सकते हैं, नया जीने का मौका दे सकते हैं, उनको रिलाइफ कर सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आजकल बहुत से एक्टर्स हैं या बहुत से लोग हैं जो काफ़ी वर्कआउट जिम फ्रीक हैं, वर्कआउट में ध्यान देते हैं, अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, स्पेशली जो एक्ट्रेस होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हार्ट अटैक की समस्या आ रही है या साइलेंट एकदम डेथ हो रही है, तो उसके लिए आप कहना चाहेंगे क्या? एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्सरसाइज वर्कआउट 50% रोल प्ले करता है और 50% रोल हमारा डाइट भी प्ले करता है। मैं फिर भी ऐसे चीज़ों के अगेंस्ट हूँ जो हमारे मार्केट में प्रोटीन्स पाउडर या बहुत ज़्यादा जिम में आप जाइए आपको प्रोटीन पाउडर का सजेशन देते हैं। मैं ऐसे किसी भी चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ हमें कुछ भी हो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और जितने भी एक्टर्स हैं या ये जो भी है इनको, और जो भी ऐसे लोग हैं, कुछ हवा पानी में इतनी शुद्धता नहीं है, उनका खान पीन लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा है कि हम 12-12 घंटे पता चल रहा है जंक फूड के उससे काट रहे हैं, वो चीज़ गलत है। लेकिन आप आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़ के पर्सनली होममेड चीज़ों पे भरोसा रखिए। और आप एक अगर बेटर डाइट सजेस्ट करना चाहें लोगों को तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बेटर डाइट में तो हमारा जितना भी इंडियन का फूड, जितना भी अपना फूड है, जो जिस एरिया से बिलोंग करता है वहाँ का सीजनल जो भी है वो सब अच्छा है। बस आप पैकेट फूड, चीनी और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जो जंक फूड जिसमें ऐसी चीज़ें हैं। बाकी आप घर का बना दाल चावल सब्जी रोटी फल प्लांट फूड सब कुछ खा सकते हैं, वो सब कुछ हेल्दी होता है। तो मैं जानना चाहूँगी अब रैपिड फायर में कि सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज क्या है जो आप डेली रूटीन में करती हैं? योगा। और अगर आपको एक दिन के लिए कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे? एक वुमेन होने के साथ और एक डॉक्टर होने के साथ। मैं सुपर पावर मिल जाए तो मैं चाहूँगी कि कोई भी पेशेंट बेड रिडन ना हो, नॉर्मल अपनी उसकी एडियल अफेक्टेड ना हो। और एक वुमेन होने के साथ आपको एक अगर सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं हर एक वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहूँगी ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कभी सफर ना करें। और एक हेल्थी टिप जो आप महिलाओं को देना चाहें? अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज। सुबह का पहला काम क्या होना चाहिए? मोबाइल चेक करना या फिर स्ट्रेचिंग करना? स्ट्रेचिंग करना और हमें वार्म वाटर लेना सुबह का पहला काम होना चाहिए। मरीज से सुना सबसे अजीब आपको क्या लगा है वर्ड, या कोई ऐसी किसी पेशेंट ने आपको कहा हो कि मुझे ये बीमारी हो गई, ऐसा कुछ अनोखा किस्सा आप अगर शेयर करना चाहें? हमारे पास मरीज आते हैं और मैं भी मानती हूँ कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम जितना प्रोटोकॉल बताते हैं उतना उनके लिए संभव नहीं होता है यूज़ करना। हमारे लिए ये संभव नहीं होता है तो हम उनको क्या बोले, लेकिन वो आते हैं और नहीं करते हुए या करते हुए भी 50% बोलते हैं मैम एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ मैं, आपने जो बताया है वो पॉस्चर भी फॉलो कर रहा हूँ लेकिन रिलीफ नहीं हो रहा है। ये थोड़ा एक अनोखा सब लगता है, कॉमन भी और अनोखा भी है। आपके लिए वुमेन स्ट्रेंथ इसका असली मतलब क्या है? वुमेन स्ट्रेंथ का जी
मुझे लगता है कि हर एक वुमेन, हर एक गर्ल, हर एक यंगस्टर को अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी फैमिली की भी बैकबोन बन सको, अपनी इन-लॉज की भी, और सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए खुद फाइट कर सको। और अगर आपको करियर स्विच करने का मौका मिले तो आप किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? लॉयर। क्लिनिक में आने वाला सबसे कॉमन बहाना क्या है? टाइम नहीं मिलता है या दर्द सह लेंगे? टाइम नहीं मिलता है। 3 शब्दों में आप फिजियोथेरेपी को कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रगलेस ट्रीटमेंट। और फिजियोथेरेपी बेसिकली ड्रगलेस ट्रीटमेंट है, और इसमें हम ये एक तरह से सेवा भाव प्रथा है, जनरल सर्विस है। जनरल सर्विस है। तो हर्षिका जी, हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनली इस चीज़ में कितना अपना योगदान दिया है, कितनी चीज़ें आपने फेस करी हैं, कितना आपको फैमिली से सपोर्ट मिला या कितना आपको सुनने को मिला, क्योंकि एक लड़की जब कामयाबी की ओर जाती है तो उसे लोग रोकने वाले भी बहुत होते हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिला, कितने आपको पॉजिटिव नोट्स मिले, कितने आपको नेगेटिव नोट्स मिले, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं इस फील्ड में 2018 से वर्किंग हूँ, और मैं जब से जॉब में आई हूँ, काफ़ी सारी फैमिली सपोर्ट तो मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मिला है, नो डाउट, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं, बहुत जगह मुझे ये भी सुनना पड़ा है कि आप अपना जॉब छोड़ दो, और सम टाइम मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा भी आया है कि आप जॉब चूज़ करेंगे या फैमिली, ठीक है, पर मैंने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता दी, और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें टाइम के साथ बदल जाती हैं, और हर लड़की को अपने करियर में प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वो बाकी चीज़ों को फेस करने से बच जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि डॉक्टर्स की शाखा में एक ऐसी भी शाखा है जो हमारे शरीर को महत्व देती है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है, और वो लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे टूटे हुए इंसान को अपने पैरों पर खड़े होना, चलना चाहिए और सीखना चाहिए, और साथ ही वे हमें ज़िंदगी जीने का एक हौसला भी देते हैं। आज हमने जाना फिजियोथेरेपी के बारे में डॉक्टर हर्षिका के साथ, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। हर्षिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बने रहें हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी एक ऐसी ही खास शख्सियत के साथ, और देखते रहें आगाज़ टाइम्स।